का मैं नमन करता हूँ और डॉक्टर पाटिल जी का नमन करता हूँ जिन्होंने ये अवसर दिया है कि आप लोगों से मैं सोचना अलग बात है और कुछ कर डालना अलग बात है। ठीक है, मैंने कुछ सोचा है, कुछ देखा है। बहुत लोग साथ आए थे। 20 साल से ज़्यादा से हमारी नियमित बैठकें हो रही हैं तलाश की। पहले 15 दिन पर हुआ करती थी, कभी साप्ताहिक हुआ करती थी, और हम लोग मासिक करते हैं। हर एक महीने के पहले रविवार को करीब 3 बजे हमारे पटना हड्डी अस्पताल में इसकी नियमित बैठक होती है विदाउट फेल। तो जो कुछ भी निकला है या निश्चित हुआ है वो मेरे अकेले का बिल्कुल नहीं है। इन बैठकों में सभी लोगों का योगदान रहा है और इसमें हमारे समाज के सभी लोग सम्मिलित रहे हैं, जिनको आप सम्मान देते हैं कि IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, जज हैं, ये वकील हैं, ये इंजीनियर हैं, ये डॉक्टर हैं, ये शिक्षक हैं और ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और ऐसे बहुत तमाम सब लोगों का जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं उन सब लोगों का योगदान रहा है। इसलिए किसी एक का या मेरे का नहीं है, आप सब लोगों का है। और जो लोग भी इसके बारे में जानना चाहेंगे मैं हमेशा प्रस्तुत। तो जो सारी बातें इन्होंने कहा थोड़ा विस्तार से, जो सारी चीज़ें 20 साल में आई हैं उसको मैं चाहूँगा कि 20 मिनट में न्याय करते हुए कहूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ पुस्तिका जो एक तरह से इसका परिचयात्मक पुस्तिका है, ये लोग हम लोग उसको बोलते थे ऐसे, तो ये लाया हुआ है, जिन्हें इच्छा होगी वो ले लेंगे। और कुछ बूंदे हैं, बूंदे भी किताब है जिसमें मैंने लिखा है, ये सिर्फ बूंदे हैं, 1-2 पढ़ जाने से ध्यान भी नहीं जाएगा। बहुत सारे मिलकर आपको भिगो दे सकते हैं कि ये विचार अच्छे हैं या फिर यूं ही बह जाएंगे। बूंदे क्षणिक हैं और कुछ सामयिक हैं जो समय के साथ अप्रासंगिक हो जाएंगे, कुछ दीर्घकालिक हैं और कुछ शाश्वत होने की तरह है। कुछ अत्यंत व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है, कुछ अनुभवगम्य है, कुछ अन्य महानुभावों के समझ से प्रेरित है। उनसे सविनय याचना के साथ कि मैं उनको उनके विचारों को इसमें उद्धृत करूँ। बूंदे जो इकाई है सागर की, बूंदों से ही सागर बनती है। कुछ ऐसे ही भाव से तलाश का जन्म हुआ। एक चीज मैं शुरू में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे धार्मिक संस्थाएं, बहुत सारे और सारी संस्थाएं हैं जो कुछ क्षेत्र निर्माण, कुछ ये अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। संभव तलाश हमारा इससे थोड़ा भिन्न है और चिकित्सक होने के नाते भौतिक जगत से मैं ज़्यादा ही लगाव रखता हूँ या मेरे उसी की समझदारी ज़्यादा है। और तलाश का उस तरह से यदि आप पूछें भाई इसका उद्देश्य क्या है, तो यदि मैं एक पंक्ति में कहूँ कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि हमारा भौतिक जीवन का स्तर उच्च से उच्चतर हो। मतलब हमारा हमको सब लोगों को काफी अच्छा भोजन मिले, हमारी सड़कें बहुत अच्छी और साफ हों, हमारे स्कूल अच्छे हों, हमारे अस्पताल अच्छे हों, और इस तरह से हमारा जो भौतिक जीवन होता है, हमारे परिवार अच्छे हो, जो कुछ भी है, जो यहाँ इस धरती पर हम लोग अपने सेंसेस से अनुभव करते हैं। हम लोग कहते हैं ये अमेरिका बड़ा बढ़िया देश है, ये यूरोप का ये देश बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। और कहीं न कहीं आज की स्थिति में हमारे देश को ये थोड़ी सी हीन भावना हो जाती है कि हम अमेरिका जैसे नहीं। तो तलाश का सब यदि पूछिए तो उद्देश्य है कि जो कभी भारत जो कभी विश्व गुरु था, कुछ महीने में आज भी है, लोग इसको समझ नहीं रहे हैं और हम उन्हें समझा नहीं पा रहे।
तो उस स्थिति को प्राप्त करें। बहुत सारी बातें हुई, मांस खाने पर, नहीं खाने पर, इस सब बातें हुई। जिनको जैसे सारा चीज इस जगत में है, जिनको जो तक ग्रहण होता है वो करते हैं, करेंगे, करें, उसमें कुछ करने का नहीं। ना मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, ना मैं उसका तर्क और वितर्क कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अंतिम रूप से सत्य मैं नहीं जानता। तो मैं किसी को कहूँ कि नहीं यही सत्य है। मैं ये जानता हूँ कि अमेरिका में, रूस में और इस तरह के जितने विकसित देश हैं, उनके बच्चे करीब 11 साल में 50 किलो के, 55 किलो के होते हैं। उनके एडल्ट जो हैं वो करीब 6 फीट तक जाते हैं। ये आते हैं हमारे यहाँ ये जो चीज़ें हैं, जब हम जानते हैं कि हमारे कृष्ण का पाँव वहाँ उपस्थित है, उनका वहाँ हम जानते हैं वो कितने विशाल काय और कितने अच्छे थे। आज हम कुछ घट सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ है? आप दूसरे तरीकों से सोचें। मैं बिल्कुल भौतिकवादी हूँ और भौतिक तरीके से सोचूं। इसलिए इस किताब में एक है तलाश का वैज्ञानिक आधार। सच पूछिए तो और कोई आधार नहीं है तलाश की शुरुआत के लिए, सिर्फ इसके कि यह वैज्ञानिक सत्य है। हमारा स्वास्थ्य और हमारा जीवन तभी अच्छा हो सकता है जब हमको अच्छा भोजन मिले, जब हमको अच्छी शिक्षा मिलेगी, तभी हम अच्छे ज्ञानी और महान हो सकते हैं। जब हमारा सड़क और ये सारी चीजें अच्छी होंगी, तभी हम लोगों पर अपने बातें रख सकते हैं और मतलब हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। तो तलाश का एक वैज्ञानिक आधार है। इसमें बहुत संक्षेप में मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि उतना समय और उतना ये बहुत मुश्किल है। मैं कुछ मेडिकल जर्नल का एडिटर था पहले, तो उसमें मैंने कुछ लिखा था। उसमें लिखा था, यह सबका सार है, इसमें भी लिखा हुआ है, बूंदे में भी है, गुलामी क्या चीज होती है? गुलामी होती है, जैसे पहले राष्ट्रपति लिंकन, अमेरिका के बहुत ही महान राष्ट्रपति को मानता हूं, उनके पहले एक आदमी दूसरे आदमी का गुलाम हुआ करता, सीधा। वह ये गुलाम है, उसकी खरीद होती थी, बिक्री होती थी, जैसे भेड़ का होता है, जैसे किसी का बैल का होता है, और वो उसके लिए काम करता था। तो किस चीज की गुलामी थी? उसके शारीरिक गुलामी थी। उसका जो हाथ था, पैर था, जो दिमाग था, वो अपने मालिक के लिए काम करता था। उसके बाद इस गुलामी को राष्ट्रपति लिंकन ने बंद करवाया। उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वहाँ कपास की खेती होती थी। हिंदुस्तान से लेकर के पूरी दुनिया से गुलाम पकड़े जाते थे, उसको चलाने के लिए लोग को वहाँ ले जाया जाता था। मॉरिशस ऐसे ही लोगों से फंसा, लाइक वाइज। तो वो एक शारीरिक गुलामी थी। बाद के दिनों में सामूहिक गुलामी होने लगी। एक कल्चर दूसरे पर हावी होने लगा, एक देश दूसरे देश पर हानि होने लगा। उपनिवेशवाद की स्थापना। एक आदमी एक व्यक्ति का गुलाम नहीं था, लेकिन एक पूरा समाज एक दूसरे समाज का गुलाम था। उस गुलामी से सत्य से तो अभी तक हम निकल भी नहीं पाए हैं। हमारी सोच है कि उधर वाले अच्छे हैं और हम खराब हैं। अभी तक उस सोच से, उस गुलामी से निजात हमें नहीं मिली। तो दूसरे स्तर की गुलामी वो थी जो कमोबेश अब फिर दुनिया से देखने के लिए खत्म हुई। लेकिन एक तीसरे तरह की गुलामी, तीसरे स्तर की गुलामी में कहूँगा, तीसरे तरह की नहीं। जब एक स्तर का चीज खत्म होता है तो लोग नए स्तर तलाश लेते हैं गुलाम रखने के लिए। आज की गुलामी है तकनीकी गुलामी। समझने की बात सिर्फ निश्चित है। आपने राफेल विमान खरीदा फ्रांस का, बहुत खुश है। 5 विमान पर मार देखिए टीवी में कितने नाच हो रहे हैं, सबको इतना अच्छा, इतना ये है वो है, जिनको धमका रहे हैं उसको कर लेंगे, ये 5 विमान आपने खरीदे। जब आपने खरीदा तो उसका जो भी दाम दिया XYZ, जो मान लीजिए कि आपने उसका दाम दिया, इसको इस रूप में समझिए, उस विमान को बनाने के लिए फ्रांस के कर्मचारियों को, मान लीजिए 100 कर्मचारियों को 100 दिन लगा, तो उसको कहते हैं मैन डेज। एक आदमी ने कितना काम किया? 100 आदमी ने
100 दिन काम किया तो 10,000 दिन हुए, तो 10,000 मैन डेज उसको लगे फ्रांस को, उसने एक बनाया राफेल और आपने खरीदा, तो आपने उसका मूल्य क्या चुकाया? उसका मूल्य चुकाया कि 10,000 मैन, फ्रांस के 10,000 मैन डेज के बदले आपके करीब करीब 10 लाख इंडियन मैन डेज का। कहने का मतलब कि हिंदुस्तान के 10 लाख आदमी को काम करना पड़ा, फ्रांस के 10 आदमी जो 10,000 आदमी जो काम किए थे उसके बदले। सीधा साधा गुलामी। वहां का आदमी 1 दिन काम करेगा, आपके आदमी को 100 दिन काम करना पड़ेगा उसी चीज के। तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कि राफेल से बढ़िया विमान बनाना। ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब आप बेहतर शिक्षा का उपाय करिएगा, जब आप बच्चों में और हमारे जितने भी बनने वाले हैं उन लोगों में यह धुन सवार करिएगा कि साहब बेहतर आप थे, बेहतर आप हैं, आप बेहतर होगे। तो इसलिए सच पूछिए तो तलाश की शुरुआत इस मुद्दे पर हुई। यह बात मैंने मेडिकल जर्नल में लिखी थी। कौन पूछता है यहाँ हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी को कौन पूछता है? उसी तरह से जनरल चला तो किसी ने क्या। फिर मैं समझता हूँ इसमें कहीं लिखा है, ओलिवर करी नाम के एक अर्थशास्त्री थे जो 2002 में मैंने वो कहा था। इसमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मिस्टर ओलिवर करी के अनुसार 1000 साल में उन्होंने जब लिखा, वो हिंदुस्तान के लगभग सभी मैगजीन में फ्रंट पेज पर फ्रंट न्यूज था कि 1000 साल में यह जो मानव जाति है यह 2 भागों में बढ़ जाएगी। जाति बढ़ जाएगी मतलब ऐसे नहीं कि ये अमेरिकन है, ये इंडियन है, ऐसे नहीं, ऐसे उनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। ये बंदर है और ये आदमी है, ऐसा फर्क आ जाएगा। जैसा चिंपांजी में और हमारे में आ गया है कहिए, या जिसको भी आप कहिए, ऐसा फर्क आ जाएगा 1000 साल में। लिखा शोध करके ये आदमी 7 फीट लंबे हो जाएंगे कुछ लोग, और कुछ लोग तो ये एक वैज्ञानिक सत्य, ये मेरा कहा हुआ इमेजिनरी बात और धर्मशास्त्र की बातें मैं नहीं कहा हूँ। ये एक वैज्ञानिक सत्य है, कोई पूर्ण बात है जिससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी। आज एक चीज आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात। ये कौन ला रहे हैं? जो लोग उसकी समझदारी रखते हैं। कल को जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, अब पूरी तरह से हकीकत में आ जाएगा, तो आप सोच लीजिए कि एक साधारण मनुष्य, एक साधारण आदमी कहाँ रह जाएगा? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत और के द्वारा फिर हमसे उसी तरह की आर्थिक गुलामी नहीं करें? तो गुलामी का असली अर्थ होता है आर्थिक गुलामी। जिस समय आदमी के पास केवल हाथ पैर का वजूद था, तो सीधा एक आदमी दूसरे आदमी का गुलाम हुआ करता था, उसका आर्थिक वजूद ही था उसका हाथ पर पैर। यही वो कर सकता है। जब उपनिवेशवाद होने लगा तो साहब यहाँ का सब कच्चा माल वहां ले जाओ, वहां से पका करके उसको बढ़िया से लाओ तो यहाँ बेचो, तो आर्थिक भी गुलामी। तीसरे स्तर की जो गुलामी की मैंने बात की टेक्नोलॉजिकल, वो आर्थिक गुलामी है। यहाँ झगड़ा होते रहेंगे, हम हथियार बेचते रहेंगे, यहाँ ये होते रहेंगे दोनों से, हम यहाँ ये करते, आर्थिक गुलामी। तो इन सारी चीजों के लिए, इन सारी चीजों की जो तरफ थी, तो यह सोचने को मजबूर करती है कि ठीक है मेरी जिंदगी तो गई 10 से 15 साल, क्या मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे, क्या वो भी दूसरे के गुलाम रहेंगे? और क्या यह हमें स्वीकार है? क्या हम ये होने देंगे, होने देना चाहते हैं? तो जवाब सीधा हमारे दिल से ही निकला कि नहीं। तो इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है, और वह आवश्यकता है इस समझदारी को पैदा करना। तो ये सारी बातें बहुत उड़ती सी हुई, बहुत बेसिक सवाल तलाश में उठा, भाई तो करना क्या है? बात तो आपने बहुत बनाया, बातें तो आपने बहुत ऊंची ऊंची की, तो परंतु करना क्या है? इसमें एक लेख है, परंतु करना।
तो सब देश इसमें बहुत छोटे छोटे हैं, चलते चलते कहीं भी बस में, गाड़ी में, ट्रेन में, कहीं भी सफर करते समय आप तुरंत पढ़ लीजिएगा। एक पढ़ने में आधा पेज का भी एक आर्टिकल इसीलिए नहीं रखता कि सुगम हो, आप पढ़ें और तुरंत वो एक मैसेज चला जाए। तो तुरंत करना क्या है, तो हम लोगों ने इसमें सोचते विचारते, जैसे कुछ स्लोगन है इसमें। एक स्लोगन है मिले तो सही, बातें तो हों। जब तक आप मिलेंगे नहीं, हम लोग बातें नहीं करेंगे इस तरह से, तब तक कैसे जानेंगे कि कहाँ क्या पक रहा है, कहाँ क्या होना चाहिए? कैसे हम लोग एक दूसरे का अकेला चना कहीं भाग। तो वैसे ही बात हुई। तो एक मान लीजिए वो स्लोगन वो हो गया। दूसरा है इसमें हम लोगों ने कथ्य बनाया कि हम लोग कहना क्या चाहते हैं, लोगों को कहना क्या चाहते हैं। आफ्टर ऑल इतना कुछ कहा गया, होगा कैसे? तब उसमें हुआ कि साहब हम लोगों को हुआ कि भाई ये सब चीज का जो आधार उस पर हम लोगों ने बहुत सर्वे किया। तो 10,000 फॉर्म बना करके सोसाइटी के टीचर्स और ये सारे लोगों को, जो भी बुद्धिजीवी क्लास करते हैं, हम लोगों ने उनको बांटा कि आप बताएं भाई ये सब कैसे हो सकता है। उसमें जो ऑप्शन दिए थे उसको टिक करना था या कुछ करना। उसमें धीरे धीरे एक दिन में नहीं, वर्षों में यह चीज उभर के आया। हम लोगों को यह एक सबसे कारगर उपाय है, वह है कि कहीं भी आप गलत देखते हैं तो उसको गलत। कानून है, सारी चीजें हैं। भारत का संविधान शायद दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे मोटा, फिर भी तो गड़बड़ होते रहते। लेकिन एक बच्चा जो पेशाब करता है घर में कहीं भी, और उसको जब माता पिता बोलते हैं कि नहीं करेंगे बेटा, यहाँ नहीं पेशाब करो, वहाँ करो, तो वो समझता है ये गलत। इसलिए हमारे जो भी व्यवहार है, यदि इसको गलत व्यवहार को लोग गलत कहेंगे तो हम सुधार के रास्ते पर चलेंगे। तो एक बात आई कि गलत को गलत, ये कहा गया। एक हमारे आर वर्मा साहब थे, वो हिंदुस्तान के रेलवे पुलिस के इंचार्ज थे, STF के भी इंचार्ज थे वो। तो उन्होंने कहा कि आदर्श हमारे यहाँ मर गया। आज घरों में कोई कहता नहीं है कि हाँ बेटा गांधी जी की तरह बनो, चाहे सरदार पटेल की तरह बनो, चाहे इसकी तरह। सब देखो तो फला का यार बेटा था, स्कूल में पढ़ रहा था, उसने स्कूल में पढ़ते पढ़ते कितना पैसा कमा लिया, उसने वहाँ अपने झोली भर ली, उसने इतना पैसा कमा लिया, और घरों में ये शिक्षा देने जाते। ये गलत। तो कहने का मतलब है यदि हम लोग सही बात नहीं बोलेंगे, सही रास्ते पर लोगों को नहीं लाएंगे तो नहीं। एक हमारे मित्र हैं अभी भी, वो IAS हैं, वो शिक्षा विभाग में बहुत दिन तक काम किए, तो उनका एक स्कूल भी बहुत अच्छा चलता है, स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा तो है, यह तो बात बिल्कुल सही है, गलत को गलत कहने में क्या है। जिस किसी को गलत करो तो झगड़ा तो उसी जगह हो जाएगा। डॉक्टरों का जब अस्पताल में लेट आए हैं, कहेगा तुम कौन करने वाला हो, तो झगड़ा होता है। टीचर को नहीं आप कहिएगा आप स्कूल में पढ़ाने आते हैं बच्चों को, तेरा क्या तू ही वेतन देता है। लाइकवाइज तो ये कठिन काम। इनकम टैक्स के जो भारत के सबसे बड़े इनकम टैक्स के वो भी मेरे स्कूल के ही थे, पढ़े हुए, उनके पास हम लोग भाई हम लोग ऐसा अभियान चलाना चाहते हैं, आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा ये दवा तो है लेकिन बहुत कड़वी है। ये कड़वी दवा है। तब उन्होंने कहा, उनका नाम विजय प्रकाश जी है, विभाग के सेक्रेटरी वगैरह, उन्होंने कभी मीटिंग को बराबर आते थे, उन्होंने कहा लेकिन यदि हम अच्छा को भी अच्छा कहें तो यह भी बड़ी बात है, और अच्छे को अच्छा कहना भी एक सक्रिय प्रयास है, यह भी कोई सस्ती चीज नहीं, यह भी लोग नहीं करते। कितने लोग हैं जो मैंने ऐसा कहते हैं कि 4 लोग नगर निगम वाले लोग हैं, झाड़ू लगाने वाले 20 लोग कहते हैं अच्छा झाड़ू लगाता। कभी हमने कहा उसको कि भाई तुमने बहुत अच्छा झाड़ू लगाया, तुम्हारा शुक्रगुजार। तो यदि सोसाइटी में कुछ अच्छा काम होता है, उसको यदि आप केवल इतना से कह दीजिए, एक बार चला दीजिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने अच्छी बात कही है, आपने अच्छा किया, तो इससे भी ये प्रगति का रास्ता निकलता है और अच्छाई का रास्ता निकलता है। जो तीसरी बात है कि हम लोग अपनी आमदनी प्रतिदिन बढ़ाएं। मैं कहूँ तो सबसे पहला विचार यही मैं लेकर चला कि भाई सब लोगों को आमदनी अपनी बढ़नी चाहिए। आज भी इसकी आलोचना हो, उसमें एक बात अवश्य वाजिब है। अब अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई हो, उसके ताकत का असली राज क्या है?
उसके पास वैज्ञानिक इतने बड़े क्यों, उसके यहाँ इतना रिसर्च क्यों है, उसकी सेना इतनी मजबूत क्यों है? सिर्फ एक आधार है कि उसके पास उसका अर्थ बहुत मजबूत है, उसके पास काफी पैसा। आज चीन के पास बहुत पैसा होगा तो वो मान सकते कि रुपये भर गया, अब अमेरिका उसे दब रहा है। जब तक ब्रिटेन के शासन में कहीं सूर्य नहीं उगता था, उसका पैसा ही तो बहुत था। वहां के लोग ही तो कुछ अमेरिका गए, कुछ ऑस्ट्रेलिया गए, कुछ न्यूजीलैंड गए और सब जगह ये बना। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ बहुत मजबूत है। यदि हर आदमी यह कोशिश करेगा कि हम कल से ज्यादा कमाएं, तो वो पैसा किसके काम आएगा? वो पैसा लेकर तो कहीं जाएगा, वो पैसा तो यही खर्च करेगा, और जब भी खर्चा करेगा तो उससे कुछ निर्माण ही होगा, और वह पैसा के लिए देश का पैसा। हमारा एक मित्र था जिसने हमको बताया पैसे का मन, उसने कहा कि देखो रुपया बड़ा विचित्र चीज, तो क्या भाई, तो मान लीजिए 1 रुपया है और तुम इसको ऐसे पॉकेट में रखे रहेगा, शाम को मालूम पड़ा कि 1 रुपया रहा तो तुम बड़ा खुश हो गया मैंने 1 रुपया। लेकिन यदि यह 1 रुपया आज इनके पास जाए और ये उनको दे दे, उनको दे दे, ऐसे नहीं 10 आदमी यहाँ से गुजर गया। हम डॉक्टर के रूप में मान लीजिए फीस लिया, मैंने खाने के लिए सब्जी खरीदी, सब्जी वाले ने जो बेच रहा है उसने किसान को दिया, किसान वाले ने उसको दिया, खरीदा। लाइक भाई यदि ये 10 चक्कर लगा लेता है एक दिन में, इस 1 रुपये ने 10 रुपये का काम किया और 1 रुपया तो बचा का बचा भी रहे। तो ये जब बातें समझ में आती हैं लोगों से, इसलिए यदि हम लोग अपनी आमदनी रोज बढ़ाते हैं तो उतना पैसा इस देश में पैदा होता है, निर्माण होता है। पैसा तो तभी घूमता है जब निर्माण होता है, और यदि पैसा तेजी से घूमने लगे और इतना पैसा यदि घूमने लगेगा तो उससे तेजी से निर्माण होने लगेगा। इसलिए इसको हम लोगों ने अपने तीसरे कथ्य के रूप में सीखा। चौथा है कि हमारे रचनात्मक सामूहिक सोच का निर्माण। हुआ क्या कि हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र उनका यहाँ पे पटना सिटी वगैरह में एक अच्छा कुटुंब नाम की एक संस्था चलती थी, यदि कुछ लोग उसको जानते होंगे। तो उनके साथ हम लोगों ने निकला कि तलाश के बारे में कि भाई हम लोग ये करना चाहते हैं। तो हम लोग लगता है करीब 60-70 इसमें गए थे, कोई बहुत रेस्पॉन्स नहीं मिला। यहाँ से इतने लोग खर्च जुड़ गया, आज तो आप लोग का मैं शुक्रगुजार हूँ, कितने लोग जी का शुक्रगुजार हूँ, आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, रसिया जी का, इतने लोग जुटे। तो अदरवाइज लोगों ने काम पर वो नहीं रहने दिया कि हाँ साहब कोई काम की बात है या नहीं। बात ये है कि आप, उन्होंने हमारे वही मित्र जो थे वो यहाँ के रजिस्ट्रार जनरल, तो हम लोग उनके पास इसका रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे बातें उठते रही हैं, कितना विचार से बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि साहब, हमने कहा कि हमको रजिस्ट्रेशन कराना है। बोले किसका रजिस्ट्रेशन कराना? तो बोले इसका रजिस्ट्रेशन कराना है। लोग कहेंगे कि साहब आपकी संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। तो बोले आपकी संस्था है क्या? नमक तोड़ो आंदोलन का रजिस्ट्रेशन हुआ था क्या? अंग्रेजों भारत छोड़ो इसका आंदोलन हुआ था क्या? तो जो आप कुछ कह रहे हैं या हम लोग तलाश में कह रहे हैं, वो संस्था में कोष कुर्सी कौन आदमी है, कितना कोष है, कौन आदमी के यहाँ सब गौन, कुछ है ही नहीं। यहाँ न कोई यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, न कोई सेक्रेटरी होता है, संचालक या लोगों से कांटेक्ट करने का इसलिए हर पैसा एक आदमी को दिया जाता है। जैसे आज के हमारे प्रणव जी, कई लोगों को खबर करिएगा, ये करिएगा, व्यवस्था करवा दीजिएगा, लाइक वाइज या तो अभी कुछ दिन संभाले हुए, बाकी लोगों ने पिछले 20 वर्षों में दूसरे लोगों ने संभाला, बस अंदर कोई कोष नहीं है। जब भी कोई काम हुआ तो जैसे गोपाल जी ने जगह दे दी, किसी ने और कुछ दे दिया, पता नहीं, मालूम नहीं उनको कहाँ से वो आ गया है। अब किसी ने एक मूर्ति भी खरीद के दे दिया, तो मुझे नहीं मालूम कहाँ से आया। तो हम लोगों का काम ऐसा ही चलता है, एकदम कबीर जी की तरह, आप फैलाया तो भी फैलाया, जो मिल गया तो कोष भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस तरह से इसको आगे बढ़ते। इसलिए हमारी सभाओं में जैसे हम लोग जो दूसरे जगह सभा करने लगे, कभी पश्चिमी पटना में, कभी यहाँ, तो लोग खूब अच्छी चीजें खिलाई पिलाई। हमने मना कर दिया। हम लोगों ने अपने शुरू से यह संकल्प हम लोगों का रहा कि मीटिंग में चाय और बिस्किट से अलावा कुछ नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकते। जहाँ दीजिएगा वो फिर हो जाए कि हम कैसे कराएंगे भाई, हम स्वागत कैसे करेंगे, ये करेंगे, तो वो इनहिबिशन हो जाए। तो
धारणाओं पर हम लोगों का तलाश आगे बढ़ता रहा। फिर एक अंतिम बात जुड़ गई इसमें कि अराजनैतिक और अहिंसात्मक। बोले अराजनैतिक क्यों? इसमें इस पर भी एक्सप्लेनेशन, सब चीज पर इसमें एक्सप्लेनेशन है, छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन, ज्यादा बड़े बड़े। राजनीतिक कहने का मतलब ये नहीं है, तो जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ सब तो घुमा फिरा के राजनीति की ही बात। हमारी शासन व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, हमारा अर्थतंत्र कैसा होना चाहिए, सारी तो राजनीति की बात है। फिर राजनीति कैसे हुआ? राजनीति कहने का मतलब हम यहाँ आए, आपसे बात किया, शायद आप बोले कि हाँ डॉक्टर तो अच्छे लगते हैं, कल को हम कहेंगे देखिए हम एमएलए में खड़े हो रहे हैं, आपको वोट दे दीजिए। ये चीज नहीं होना। तलाश के प्लेटफॉर्म का उपयोग आपके राजनीतिक उठापटक और उत्थान के लिए नहीं हुआ। इसलिए अहिंसात्मक क्यों है? अहिंसात्मक गांधी जी का बहुत बड़ा मतलब ये योगदान के रिसर्च मैं करता हूँ, सोशल रिसर्च, सोशल साइंस का रिसर्च अहिंसात्मक। जैसे मैंने कहा गलत को गलत हो, तो यदि डॉक्टर साहब को आपने कह दिया कि साहब आपको मैं आपको गलत आ जाते हैं, देर से आए साहब मेरा तो अस्पताल छूट गया, डॉक्टर साहब ने आपको डांट दिया, आपको भिड़ गए, डॉक्टर साहब का कुछ कपड़ा उपड़ा फट गया मान लीजिए उस दिन, और जब वो घर लौटे तो उनको पत्नी का डांट पड़ा कि साहब आप कहाँ ये सब फालतू चीज किए हुए करते थे, आप चुप नहीं रह सकते थे। तो नतीजा क्या हुआ? जो गलत कहने वाला था वो सही कह रहा था, तलाश के अनुरूप कह रहा था, जो सुनने वाला था डॉक्टर साहब वो बिगड़ गए। दोनों का लड़ाई जब हुआ, दोनों के ऊर्जा का क्षय हुआ। अब वो गलत कहने वाला भी कहेगा कहाँ हम पड़ गए फालतू का, भाई साहब कोई बेचारा दिखा कर जाइए रहा, वो भी गलत को गलत कहना बंद कर दिया। दोनों की ऊर्जा का क्षय हुआ। क्यों? क्योंकि वहां हिंसा। यदि हिंसा नहीं होती है, यदि उसकी जगह परसुएशन होता है, तो लोगों का ताकत बना रहता है। मान लीजिए कि हमने आपको कुछ कहा था, गलत रास्ते से साइकिल चला रहे हो, भाई क्यों चला? तो उसने कहा आपको क्या लगा? हम तो भैया हम तुम्हारा भला सोच के कहा ठीक है, तुम चलाओ, किसी दिन तुमको धोखा होगा तो तुम समझोगे एक्सीडेंट तुम्हारा होगा, हम क्या करेंगे, या किसी दूसरे का तुम करोगे, ठीक है मत मानो मेरी बात। लेकिन होने का मतलब परसुएशन इस तरह से हिंसा हमने नहीं होने दी, लेकिन उसको खटके अभी दूसरे और तीसरे चौथे आदमी ने कहीं कह दिया कि तुम्हारा ये गलत कर रहे हो, आज बिना हिंसा के हुए तो हम समझते हैं कि जगह पे आ रहे हैं। इसलिए हम लोगों का दूसरा कार्यक्रम का हुआ कि भाई हम लोग वो रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरह कुछ क्रांति नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग परसुएशन से काम। तो ये 5 हमारे बातें हुई जो कथ्य के रूप में सामने है। एक अंतिम बात 2 मिनट से मैं और लूंगा कि वह प्रश्न अधूरा ही रह गया, उसका जवाब नहीं मिला कि परंतु करना क्या। सारी बातें तो हो गई, परंतु करना क्या? उसमें हम लोग करते रहे। पटना सिटी में हम लोग कई बार आए, रविंद्र सिंह के माध्यम से, और कुटुंब की संस्था की बहुत सारी बच्चियां पढ़ती थी जिनको उन्होंने पढ़ाने का दायित्व, और उन्होंने मटेरियल चेंज करके दिखाया। यहाँ काफी मुस्लिम आबादी है, और जिन घरों की लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां कभी पर्दे से बाहर नहीं आती थी, घर से बाहर नहीं आती थी, उसको मैंने देखा था। हमारी पूरी सभा उसमें 500 और 800 आदमी का उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, और उनके चेहरे पर खूब अच्छी अच्छी बातें उसने स्टेज पर चढ़ करके कही, एकदम बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिया था लोग। तो पता नहीं उसमें साथ छोटी छोटी बच्चियाँ वो कल को बड़ी हो गई होगी भोजनों से। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा हम लोग क्या करते थे कि यहाँ मीटिंग किए, वहाँ मीटिंग, तो उसका कार्य करने का मोडस ऑपरेंडी जिसको कर सकते हैं वो यही कि इस तरह का कि प्रचार हो जाए तो आपको कुछ बड़ी बड़ी बातें नाचबाजी करने का जरूरत नहीं है। आप इस मोहल्ले में मान लीजिए आप यहाँ मीटिंग कर रहे हैं गोपाल जी के घर में, गोपाल जी के साथ यदि 10 लोग जुटे हुए हैं तो वो सोचते हैं भाई सब तो ठीक है, लेकिन सड़क का देखिए अतिक्रमण हो रहा है, हमारे घर के सामने ये लगा रहा है, ठीक बात है, आप पुलिस दौड़िए, कानून दौड़िए, जो दौड़िए, उसमें कोई मनाही नहीं। लेकिन यदि सब मिलकर के ऐसे 15 प्रॉब्लम को विजिट कर लेते हैं कि सड़क का अतिक्रमण हो रहा है, एक गड़बड़, कोई हमारे स्कूल में टीचर नहीं आ रहे हैं, गलत पढ़ाए, दूसरा गड़बड़, तो यहाँ पर जो चिकित्सक पोस्टेड है वहाँ नहीं आते हैं, चौथा गड़बड़। इस तरह से यदि 15 गड़बड़ियों का आप लिस्ट बना लेते हैं तो सबसे आसान है, जो सबसे आसान है कि भाई ने आज जाकर के अस्पताल में कहें कि डॉक्टर साहब आते क्यों, और या फिर वहां पर धरना देंगे साहब नहीं आइएगा तो ठीक बात नहीं, आप 2 बजे पहले नहीं जा सकते, समथिंग जो आपके लिए सबसे आसान है करनी है उसको कर डालिए। उसके बाद फिर दूसरा चीज चुनिए, भाई वो काम हो गया, आप दूसरा चीज चुनिए। और इसके लिए आप चुनते हैं कि साहब डॉक्टर साहब नहीं आते, हम सिविल सर्जन को लिखेंगे, तो ही जब
बट शुरुआत करिए कि जो चीजें आपके फहरिस्त में हैं कि ये गलत चीजें हैं, उसके पीछे लगने की जरूरत है। तो इस तरह से यदि हर एक मोहल्ले में मान लीजिए कि पटना में ऐसे 1000 जगह पर इस तरह की बातें हो जाए, कुछ नहीं कहना क्या कोई बड़ा हिंदुस्तान की बात करिए और सीमा पर लड़ने की बात करिए, आपके पास आपके दैनिक जीवन में जो कठिनाई है उसको केवल शुद्ध करने की कोशिश करिए, देखिए अपने आप क्या हो जाता है। ऐसा ही रोटरी क्लब बना था, ऐसा ही सब जगह बातें होती हैं और फिर फैलती हैं और उसी से निर्माण होता है। छोटी छोटी बातों का निर्माण हो गया, एक बड़ा निर्माण हो गया। तो यही सब तलाश की बातें हैं। यदि हम लोग फिर मिलेंगे तो हम लोग तलाश की और बातें करेंगे, बातें बहुत हैं, क्योंकि हम लोगों ने 20 साल से इसका बहुत चिंतन मंथन करके इसको निकाला है और कुछ धरातल पर इस रूप में आए हैं। आप हम लोग पुस्तकार ये सारी चीजें छोड़ कर जाएंगे, जिनको जरूरत मिलेंगे मनन करेंगे, देखेंगे, अच्छा लगे बहुत बढ़िया, गलत लगे तो जरूर करिए, उस समय उतना आप प्रयास जरूर करिए भाई ये गलत है आपका करना, क्योंकि आप ही हमको तब अवसर दीजिएगा कि हम तो फिर पुनर्विचार करेंगे कि चलो कहाँ हम गलत है, और तभी हम आगे और सही दिशा में बढ़ सकते हैं। तो बस इतना ही अनुरोध है, आप सब लोगों का बहुत बहुत